यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के इस सेगमेंट्स में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंटरस्टिशियल वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो बच्चों हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरस्टिशियल स्पेस। हम इसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हैं बच्चों, या हम इसको कह सकते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, है ना। इंटरस्टिशियल वॉइड कह दो या इंटरस्टिशियल स्पेस कह दो, दोनों बच्चों एक ही चीज़ है। इज इट क्लियर? ये होता क्या है बच्चों, देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, अगर बच्चों हम एक काम करें कि एटम्स को स्फीयर के रूप में एक 3D अरेंजमेंट में हम उसको अरेंज करें, तो हम ये देखते हैं बच्चों कि अगर हम इसको 100% माने तो 100% में से अगर यहाँ से यहाँ तक हम इसको 100% माने तो लगभग 75% जो स्पेस होती है ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, है ना। स्फीयर्स मतलब कौन है? स्फीयर्स मतलब वो एटम्स हैं। और लगभग 25% जो स्पेस होती है, आप देख सकते हैं इनके बीच की ये जो खाली जगह है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, रिमेन्स वैकेंट। सो 25% जो स्पेस होती है वो लगभग खाली होती है। 25% स्पेस रिमेन वैकेंट। ये जो स्पेस होती है बच्चों ये खाली होती है। ये जो वैकेंट स्पेस होती है बच्चों, इस वैकेंट स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, या हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है या इंटरस्टिशियल वॉइड क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर इन 3D अरेंजमेंट, देन अबाउट 75% स्पेस रिमेन्स वैकेंट, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स, एंड 25% स्पेस रिमेन्स वैकेंट। ये जो वैकेंट स्पेस होती है बच्चों, दिस वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, पॉज करिए और इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बच्चों ये इंटरस्टिशियल वॉइड या स्पेस कितने टाइप की होती है? ये 2 टाइप्स की होती है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये वॉइड या स्पेस 2 टाइप की होती है, जिनमें से पहली जो होती है उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल स्पेस। स्पेस को ही हम वॉइड के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों हम एक काम करें, एटम्स की एक लेयर बनाएं, है ना, एटम की पहली लेयर बनाएं और उसमें हम 3 एटम को इस तरह से अरेंज कर दें, है ना, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। 3 एटम्स को, टचिंग स्फीयर्स को ये हमने लिख दिया। तो ये जो वॉइड बनी, तीनों के बीच में जो जगह बनी, ये ट्रायंगुलर वॉइड है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक दूसरा स्फीयर रख दिया। तो ये जो वॉइड है चारों को जो टच कर रही है, अ वॉइड फॉर्म्ड बाय 4 टचिंग स्फीयर्स, 3 नीचे थे और एक हमने इसके ऊपर रख दिया, कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का फर्स्ट पॉइंट हो गया वॉइड और स्पेस। वॉइड और स्पेस फॉर्म्ड बाय 4 टचिंग स्फीयर्स, 4 टचिंग स्फीयर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि वॉइड और स्पेस फॉर्म्ड बाय 4 टचिंग स्फीयर्स, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इज इट क्लियर? अ वॉइड फॉर्म्ड बाय 4 टचिंग स्फीयर्स। बच्चों इसके अरेंजमेंट में ये देखा गया कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल टू द नंबर ऑफ स्फीयर्स। भाई ये 4 बन गया, यहाँ लगा देंगे इस तरफ तो ये भी 4 हो जाएगी, यहाँ लगा देंगे इस तरफ तो ये भी 4 हो जाएगी। अगर बहुत सारी हम एटम्स को जमाते जाएं इसी अरेंजमेंट में, तो ये पाया जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान रखना, कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल टू द नंबर ऑफ स्फीयर्स। द नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, टेट्राहेड्रल, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल to the number of spheres, are double to the number of स्फीयर्स। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती हैं वो
स्फीयर्स क्या है? एटम्स आर डबल टू द नंबर ऑफ एटम्स, यानी एक एटम दो टेट्राहेड्रल वॉइड से जुड़ेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि वन एटम इज कनेक्टेड विथ टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा बच्चों। कोई अगर आपसे पूछे कि एक एटम के हिस्से में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगी, तो आप ये कहेंगे कि तिवारी सर वन एटम इज कनेक्टेड विथ टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आर वॉइड अपॉन आर स्फीयर इज इक्वल टू 0.225, यानी जो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ जो स्फीयर है, उन दोनों का यदि हम रेशियो निकालें टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, तो वो रेशियो कितना आएगा बच्चों? 0.225। और वी कैन ऑल्सो राइट हियर आर वॉइड इज इक्वल टू 0.225 into r sphere. Radius of tetrahedral void is 0.225 times of the radius of sphere. So many examples may be there बच्चों, but few examples is CaF2 which is called as calcium fluoride, CaF2 which is called as calcium fluoride, ZnS it is called as zinc sulfide, zinc sulfide. Few more example may be there contain tetrahedral void. तो बच्चों tetrahedral void में एग्जाम की दृष्टि से जो आपको याद रखना है, formed by 4 touching spheres, number of tetrahedral void is double to the number of sphere. It means one atom is connected with 2 tetrahedral void. R void upon R sphere का जो रेशियो आता है वो आता है 0.225, और it can also be written as R void is equal to 0.225 into R sphere. ये यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने बताया, एक आपको बताया कैल्शियम फ्लोराइड और दूसरा एग्जाम्पल मैंने बच्चों आपको बताया जिंक सल्फाइड। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नाउ लेट अस सी अनदर टाइप ऑफ वॉइड विच इज फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों ये तो थी हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड, दो टाइप की, दो टाइप में से पहली थी टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट वन, है ना, दूसरी वाली जो मुझे आपको बताना है। सेकेंड वॉइड इज कॉल्ड एज बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ सेकेंड वाली, दूसरी वाली, जिसको हम कहते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेकेंड जो बच्चों हमारी वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, हमने ज़मीन की एक लेयर लिया, उस पर हमने 3 टचिंग स्फीयर्स ये लगा दिए, 2 ऊपर है और एक नीचे है। कौन सी वॉइड बन गई? ट्रायंगुलर वॉइड बन गई। ठीक है, चलिए 2 ऊपर एक नीचे। अब एक काम करें, एक ऊपर और 2 नीचे कर दें। मैं ब्लू से बना रहा हूँ, एक मैंने ऊपर कर दिया और 2 को मैंने नीचे कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के यदि हम बात करें तो कितने स्फीयर हो गए? 6 स्फीयर हो गए। अगर हम इनका सेंटर निकाल लें, पहले वाले का सेंटर, दूसरे वाले का सेंटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और इनको आपस में मिला दें तो ये बनता है हेक्सागोन। सो अ वॉइड फॉर्म्ड बाय 6 टचिंग स्फीयर्स कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि वॉइड फॉर्म्ड बाय 6, देखिए ऑक्टा मतलब 8 नहीं है, 6 टचिंग स्फीयर्स, 6 टचिंग स्फीयर्स कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऐसी वॉइड्स को बच्चों हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं जो 6 टचिंग स्फीयर से होकर बनती है। अ वॉइड फॉर्म्ड बाय 6 टचिंग स्फीयर्स आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि तिवारी सर ऑक्टा का मतलब तो 8 होता है और आप 6 से ये बना रहे हो। देखिए मैं आपको ज्योमेट्री बना के बताऊं, ये मैंने यहाँ पे एक ज्योमेट्री बनाया सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, एक ऊपर एक नीचे एफ 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 एफ। अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 आइटम जुड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल होगी। क्यों? ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 ऊपर और 1,
ये 2, ये 3 और ये 4 नीचे, तो 4 और 4 8। तो जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का अरेंजमेंट होता है वहाँ हम उसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, क्योंकि 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होती है। तो void formed by 6 touching spheres called octahedral voids। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? द नंबर ऑफ octahedral voids आर इक्वल टू द नंबर ऑफ spheres। जितने स्फीयर्स होते हैं उतनी ही octahedral voids होती हैं। तो सेकेंड पॉइंट है कि नंबर ऑफ octahedral voids आर इक्वल टू द नंबर ऑफ spheres, आर इक्वल to the number of spheres, are equal to the number of spheres। इसका मतलब each sphere contain one octahedral void, each sphere contain यानी associated with भी बोल सकते हैं one octahedral void, है ना। टेट्राहेड्रल में क्या था? एक स्फीयर के हिस्से में 2 octahedral टेट्राहेड्रल void आती थी, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा? एक स्फीयर के हिस्से में केवल एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगी। तीसरा पॉइंट, यदि यहाँ पर हम रेशियो देखें तो आर वॉइड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आर स्फीयर रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 0.414। ये ध्यान रखिएगा। और वी कैन राइट हियर रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.141 टाइम्स टू दी रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम्स। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इफ यू टॉक ऑफ एग्जांपल CaCl, दिस इज कॉल्ड एज सीजियम क्लोराइड, NaCl, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर जो वॉइड मिलती है बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं। इज इट क्लियर? चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है फॉर्म्ड बाय 6 टचिंग स्फीयर्स, 3 नीचे 3 ऊपर। जितने एटम्स होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती हैं। इसका मतलब ईच स्फीयर या ईच एटम कंटेन 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आर वॉइड अपॉन आर स्फीयर इज इक्वल टू 0.414। रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर का जो रेशियो होता है वो 0.414 के बराबर होता है। एग्जाम्पल विल बी सीजियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विथ रेफरेंस टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, JEE नीट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, उसका अरेंजमेंट क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनके ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं और इनके फार्मूला यूनिट्स कितनी होती हैं, है ना। यहाँ पर मैंने ये पूरा बनाया। पहला देखिए सोडियम क्लोराइड AB टाइप। यहाँ मैंने जितने भी क्रिस्टल लिए हैं बच्चों वो सारे के सारे AB टाइप हैं। AB का मतलब एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको स्पेसिमेन लिखा है। इस रेफरेंस में बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। इसका जो अरेंजमेंट है बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC का मतलब होता है, आपको फुल फॉर्म मैंने पढ़ाया था, फिर भी आप चाहें तो लिख लें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने Li, Na, K, Rb और CsF लिखा है, मतलब सारे फ्लोराइड्स हैं। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है ये सारे के सारे FCC होते हैं, सारों में ये नियम फॉलो होता है। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, सारे में ये चीज़ें सेम होती हैं, जैसा कि NaCl में होता है ना। ये इनके ग्रुप का लीडर है तो मैंने इनको NaCl यहाँ लिख दिया। इनमें जो कैटायन होते हैं और जो एनायन होते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 आता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी आइटम के नेबरिंग आइटम जुड़ने वाले जो हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है और इसी तरह से एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि रॉक सॉल्ट या इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम इसको कह सकते हैं 6:6,
यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है ना। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर को इस टू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकालनी हो तो सोडियम आयन एजेस पे होता है 12, एजेस की वैल्यू 1/4 होती है, और एक सेंटर पे होता है, सेंटर की वैल्यू 1 होती है। तो 4 3 12 3 और 1 3 1 4। क्लोरीन 8 कोने पे 8 होते हैं, कॉर्नर की वैल्यू 1/8 होती है, तो ये 1 हो गया। 2 3 6 3 हो गया, 3 + 1 = 4 हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो NaCl टाइप हैं, है ना, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6:6, लेकिन नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितनी होंगी तो 4:4 होगा या 4 होंगे। अगला देखते हैं सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों वो BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ये इनके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, टाइटेनियम क्लोराइड, टाइटेनियम ब्रोमाइड, टाइटेनियम आयोडाइड, टाइटेनियम साइनाइड। तो ये जितने भी हैं यहाँ पर इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8:8 होता है। एक सीजियम 8 क्लोराइड आयन से घिरा होता है और एक क्लोराइड 8 सीजियम आयन से घिरा होता है। यानी इनके कोऑर्डिनेशन नंबर का यदि हमसे कोई रेशियो पूछे तो 8:8। आपको याद रखना होगा इनके एग्जाम्पल्स और इनके स्ट्रक्चर्स पेपर में आते हैं। सीजियम आयन एक कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर की वैल्यू 1 होती है तो 1 हो गया। क्लोराइड आयन 8 कोने पे होते हैं, कॉर्नर की वैल्यू 1/8 होती है तो 1 हो गया। यानी इनकी फार्मूला यूनिट आती है 1:1। लास्ट जिंक सल्फाइड, ZnS, ऑल्सो कॉल्ड एज जिंक ब्लेंड। CCP स्ट्रक्चर होता है। CCP का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या होता है बच्चों? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके कॉपर मेटल और सिल्वर मेटल इसके एग्जाम्पल होते हैं। कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, बेरिलियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 4:4। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4:4। अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें, फार्मूला यूनिट की बात करें तो जिंक आयन सेंटर में 4 होते हैं, सेंटर की वैल्यू 1 होती है तो 4 हो गया। कॉर्नर पे 8 होते हैं, 8 की वैल्यू 1/8 होती है। 6 फेस पे होते हैं, फेस की वैल्यू 1/2 होती है तो 1 + 3 = 4 हो गया। तो इस तरह से आपको ये जो जानकारी है ये आपको रखनी है, बिकॉज एनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट वन बच्चों। यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप है वो AB2 टाइप है। AB2 टाइप में हमने लिख सकते हैं एग्जाम्पल कैल्शियम फ्लोराइड, है ना। मेटल 1 है, नॉन मेटल 2 है। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो इट्स स्ट्रक्चर विल बी CCP। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बेरियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रांशियम फ्लोराइड, स्ट्रांशियम क्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड। कैल्शियम 8 होता है, फ्लोरीन 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर होता है 8:4। ठीक है, 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 8:4 होता है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 4:8 होता है। कैल्शियम 4 होता है, फ्लोराइड 8 होता है। ठीक है, वही है, कॉर्नर पर 8 होते हैं तो 8 × 1/8। 6 फेसेस पर होते हैं 1/2, 3 + 1 = 4। सेंटर में 8 होते हैं 1/8। A2B टाइप का अगर कंपाउंड हो तो सोडियम ऑक्साइड है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम आयन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन आयन 8 होता है तो 4:8 है। तो इस तरह से बच्चों कुछ मैंने जो मॉलिक्यूल्स हैं जो जनरली हमारे पेपर में पूछे गए हैं उसका मैंने आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसका अरेंजमेंट और भी कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, व्हाट विल बी देयर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाउ विल यू डिटरमाइन दी फार्मूला यूनिट ऑफ यूनिट सेल। इज इट क्लियर? इसको एक एक बार देख लीजिए। नाउ लेट अस सी दिस थिंग्स बच्चों। तो इफ एनीवन आस्क्स टू अस कि हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल्स और हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, तो वी कैन से देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स और क्रिस्टल सिस्टम आर देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी ज्योमेट्री वगैरह आपसे पूछी जाती है तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो कोई अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल्स और क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, सो विल से 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स और क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर। सिस्टम, उनकी एक्सियल लेंथ क्या होती है, उनका एक्सियल एंगल क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल उसके अंदर आ सकते हैं, ये पेपर में पूछे आते हैं। जैसे कि क्यूबिक सिस्टम है तो क्यूबिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक्सियल लेंथ में तीनों एज की लेंथ बराबर होती है, A = B = C।
और तीनों का जो है एक्सेल एंगल होता है बच्चों अल्फा बीटा गामा, ये 90 डिग्री होता है। इनके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, कॉपर है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आयलम फिटकरी है, डायमंड है, जिंक सल्फाइड है। पहला वाला भी ज्यादातर पेपर में पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक है, एक्सेल लेंथ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगी और एक्सेल एंगल 90 डिग्री होगा। और ये इनके एग्जाम्पल हैं, कॉपर, NaCl, KCl, एलम। पेपर में आता है डायमंड बिलोंग्स टू विच सिस्टम, तो क्यूबिक सिस्टम है ना। व्हाट विल बी द एक्सेल लेंथ, बहुत सारे एक्सेल एंगल्स दिए रहते हैं, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा है आपका टेट्रागोनल। टेट्रागोनल ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। टेट्रागोनल में क्या होता है, ए बी के बराबर तो होता है, लेकिन बी जो है वो सी के बराबर नहीं होता है। तो ए इज इक्वल टू बी, एक्सेल लेंथ बी नॉट इक्वल टू सी। लेकिन जो एंगल है वो तीनों ही 90 डिग्री होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या होता है, टिन है, टिन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है। तीसरा है रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, वही वाली ऊपर वाली कंडीशन, ए इज इक्वल टू बी तो होता है, लेकिन बी इक्वल टू सी नहीं होता। कंडीशन सेम चलती है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और रोम्बिक सल्फर। खास करके ये पेपर में पूछते हैं कि रोम्बिक सल्फर का सिस्टम कौन सा होता है, तो नाम ही है रोम्बिक, तो रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक उसी में आ जाता है ना। एसआर मतलब रोम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक, ये भी कई बार हमारे पेपर में पूछा गया मोनोक्लिनिक के बारे में। ए इज इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होती है। अल्फा और गामा ये तो 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट, NH2O, लेड क्रोमेट और मोनोक्लिनिक सल्फर। अगला है ट्राइक्लिनिक, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। इसका जो है तीनों एजेस आपस में बराबर नहीं होती, एक्सेल लेंथ, और अल्फा बीटा और गामा ये तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। तो बहुत सिंपल है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ऑल नॉट इक्वल टू, है ना। कॉपर सल्फेट, व्हाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू विट्रियोल जो है उसका क्रिस्टल सिस्टम क्या है, तो ब्लू विट्रियोल का क्रिस्टल सिस्टम आपका ट्राइक्लिनिक होगा। तीनों एजेस बराबर नहीं होंगे, तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं होंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H3BO3। रोम्बोहेड्रल या ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ये तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। NaCl, ICl, आर्सेनिक, लेड, बिस्मथ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्साइट। तो कैल्साइट का क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, रोम्बिक, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हेक्सागोनल, जो कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है कि ए इज इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री होता है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, सिनेबार, HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, बर्फ, ग्रेफाइट, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने भी हैं ऑल ऑफ देम बिलोंग टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि किस किस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या क्या एक्सेल लेंथ होती है, क्या एक्सेल एंगल होता है, एंड व्हाट विल बी देयर एग्जांपल। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट किस क्रिस्टल सिस्टम में आता है, हेक्सागोनल में आता है। डायमंड किस क्रिस्टल सिस्टम में आता है, क्यूबिक में आता है। सिनेबार किस क्रिस्टल सिस्टम में आता है, हेक्सागोनल में आता है। उनकी एक्सेल लेंथ क्या हो सकती है और उनके एक्सेल एंगल्स क्या हो सकते हैं ना। दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड बच्चों। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक from examination point of view. What do you mean by packing efficiency or what do you mean by packing fraction? So the fraction of total space filled by atom, है ना, मतलब कोई एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर कितनी स्पेस है जो एटम के द्वारा भरी गई है, उसे हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर हम उसी का परसेंटेज निकाल लें, the percentage of the total space filled by the particles or atoms, then it is called as packing efficiency. तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में केवल परसेंटेज का अंतर है। पैकिंग फ्रैक्शन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम और पार्टिकल्स, और पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है बच्चों द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स और पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हमसे पेपर में ये पूछा आता है कि किस स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है या पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। रोड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, SCC है, तो यहाँ पर इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है 0.524। या मैंने दोनों क्यों लिखा है, समटाइम्स इन अवर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पेपर 0.524 इज नॉट रिटन, वहाँ पर ये दिखते हैं π/6। तो π/6 हो या 0.524 हो, इट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। यदि हम परसेंटेज निकालें, विल मल्टीप्लाई विथ 100, तो 50.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। अगला, चाहे वो FCC हो,
चाहे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, इन तीनों स्ट्रक्चर का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.74 आता है, π√2/6। इसमें सिर्फ इतना अंतर है, √2 का मल्टीप्लाई हो गया या 0.74, ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है इन स्ट्रक्चर का। और अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, 74%। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, पैकिंग फ्रैक्शन होता है π√3/8 या 0.68, तो 68%। सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी होती है सिंपल क्यूबिक की, और सबसे ज़्यादा होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। तो इसको हम बच्चों आराम से अपने दिमाग में रख सकते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स भी आप पर इस पर बेस पूछ सकते हैं, तो वहाँ भी आपको इसके परसेंटेज को रखना होता है, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए या याद कर लीजिए। बच्चों ये कुछ फार्मूले हैं जिन पर बेस्ड हमारे एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आता है। फार्मूले क्या हैं? रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस d एंड द एज A ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपसे पूछा जाता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एज लेंथ के बराबर होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पूछा जाता है तो हमारे न्यूमेरिकल में जो फार्मूला लगता है वो लगता है d इज इक्वल टू A/√2। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू ए। हम डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में अगर आपको नेबरिंग डिस्टेंस और एज लेंथ का न्यूमेरिकल आता है तो बॉडी सेंटर्ड में आपका फार्मूला होगा d इज इक्वल टू √3a/2। √3/2 को सॉल्व करोगे तो 0.866 आएगा और सिंपली हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी हमारे न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट होता है। तीनों कंडीशन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। Now dear students, this is the last concept which may be very important for you while solving the numericals. Relation between atomic radius यानी r या d/2 हाफ ऑफ द डायमीटर, बात एक ही है, एंड एज ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। यदि आपको रेडियस दिया हो और एज ऑफ द यूनिट सेल दिया हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के अंदर यू कैन डिटरमाइन द डिफरेंट फॉर्मूला टू डिटरमाइन ईदर रेडियस और एज लेंथ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिया है, इसका फार्मूला होता है r इज इक्वल टू A/2, रेडियस इज इक्वल टू ए, एज लेंथ है A/2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया है तो इसका फार्मूला होता है r इज इक्वल टू A/2√2, या 2√2 को सॉल्व करोगे तो 1/से तो ये आ जाएगा 0.353a। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए यदि आपको स्ट्रक्चर लगाना है r इज इक्वल टू √3/4a और 0.433a। तो बच्चों दीज आर फ्यू फार्मूलेस दैट विल यूज वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो बच्चों हमारा जो लास्ट सेगमेंट होगा उसमें आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्यू न्यूमेरिकल्स कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, एंड फाइनली वी विल सॉल्व MCQs बेस्ड ऑन दिस यूनिट। ठीक, तो देखते रहिए बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।